नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के, कुछ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ सवालों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो जिन एस्पायरेंट ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलो चर्चाएं करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। पहला सवाल है, किशोर अवस्था की अवस्था यानी कि किशोर अवस्था की अवधि क्या है? जो किशोर अवस्था मानी जाती है की अवधि, तो अवधि के बारे में अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि जैसे मान लीजिएगा 12 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन देता हूं मैं 10 से 14, और अगर मैं ऑप्शन देता हूं आपको 15 से 20, और डी ऑप्शन में आपको देता हूं 20 से 25 वर्ष और वर्ष। मेरा पहला सवाल है, किशोर अवस्था की अवधि क्या है? तो अवधि क्या है, इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 12 से 18 वर्ष। टू बी क्लियर। तो देखिएगा, विभिन्न अवस्थाओं के काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं शेष अवस्था की बात करूं तो देखिएगा, जो शेष अवस्था होती है उसकी बात करें तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। कब? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। ये भी ध्यान रखेगा क्योंकि यहां पर किशोर अवस्था की थी, साथ में अपने शेष अवस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की जो मानी जाती है तो 5-6 वर्ष, यहां लास्ट है तो 5-6 वर्ष तो ये आ जाएगा प्रारंभिक। ठीक है, टू बी क्लियर। और उसके बाद में जो है 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक, टू बी क्लियर, ऐसा माना जाता है। टू बी क्लियर। और फिर 12 वर्ष के बाद में कौन सी आगे हमारी किशोर अवस्था को ले लिया। टू बी क्लियर। और प्रौढ़ अवस्था की बात करें, एक अवस्था कौन सी? प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था की बात करें तो प्रौढ़ अवस्था जो होती है वो 19 साल के बाद में मानी जाती है। क्या? 19 साल के बाद में, क्योंकि जो किशोर अवस्था है ना 18-19 साल तक मानी जाती है। टू बी क्लियर। किंतु हमें यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना था, सो दैट हमने 12 से 18 वर्ष राइट किया। टू बी क्लियर गाइज। यहाँ पर प्रौढ़ अवस्था क्या होती है? 19 साल के बाद मानी जाती है। क्या? 19 वर्ष के बाद जो मानी जाती है प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। और बात करें तो बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। किससे होता है? सिर से पैर की ओर। और जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 8 पौंड होता है। 8 पौंड। टू बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय कितना माना जाता है? 8 पौंड। कितना? 8 पौंड। इतना ध्यान रखिएगा। टू बी क्लियर। और बालक का विकास किसकी तरफ माना जाता है? सिर से पैर की ओर। किसकी तरफ? सिर से पैर की ओर। तो एक ही सवाल हमारा था किशोर अवस्था की अवधि, किंतु एक ही सवाल में हमारे सामने 4-5 क्वेश्चंस हो गए। लाइक शेष अवस्था कर लिया, बाल्यावस्था हो गया, प्रौढ़ अवस्था हो गया, लाइक जब जन्मता है नवजात शिशु होता है तो उसका वजन पूछा कि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन। तो ये हमारे सामने एक ही साथ 4-5 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है काम भावना को लेकर कि काम अगर हम लोग बात करें तो काम जो होती है उसकी भावना, काम भावना की तीव्रता देखी जा सकती है। यानी कि सवाल हमारा क्या कह रहा है? काम भावना को लेकर के पूछ रहा है कि काम भावना की जो है वो तीव्रता देखी जाती है। कब देखी जाती है? तो हमारे सामने अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, बाल्यावस्था, बी ऑप्शन में देता हूं आपको शिशु अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था। तो ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? किशोर अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर? किशोर अवस्था। टू बी क्लियर गाइस। अब देखिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको वेरीफाई नहीं करेंगे पूरी तरह से हमें सवाल समझ में नहीं आएगा। सवाल है काम भावना की तीव्रता देखी जाती है तो कौन सी हमें अवस्थाएं दी है? लाइक बाल्य अवस्था दी है, किशोर अवस्था, शिशु अवस्था और युवा अवस्था। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? किशोर अवस्था। तो देखिएगा बी एन झा के अनुसार, किसके अनुसार? बी एन झा के अनुसार किशोर अवस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। तो एक बात और आ गई कि किसके अनुसार? तो बी एन झा के अनुसार। ठीक है, क्या होती है कि जो चाहे लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, यानी कि बालक या बालिका दोनों में
किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र मानी जाती है। वह उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। वो कैसा प्रभाव डालती है? असाधारण प्रभाव डालती है। टू बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किशोर अवस्था की मुख्य समस्या क्या है? समायोजन की समस्या होती है। किसकी समस्या होती है? समायोजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 सवाल हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले काम भावना की तीव्रता देखी जाती है तो किशोर अवस्था, ऐसा कौन मानते हैं? B.N. झा मानते हैं। और इस वजह से हम लोग बात करें तो इस वजह से संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। और किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी होती है? समायोजन की समस्या। तो एक सवाल के साथ हमारे 3 सवाल। टू बी क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात एक जो बालक होता है वो अपनी दुख भरी जो भी उसकी सिचुएशन होती है, जो कंडीशंस होती है, उसको फॉरगेट कर देता है, उसको इग्नोर करता है, अर्थात उसको भुला देता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, औचित्यकरण कहते हैं उसको, दमन कहते हैं, प्रतिगमन या शमन। हमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। औचित्यकरण कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं, दमन कहते हैं या शमन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दमन। क्या कहते हैं इसको? दमन। क्या कहते हैं? दमन। देखिएगा, दमन में व्यक्ति क्या होता है? अपनी दुखदायी स्मृतियों को अपनी चेतना में नहीं आने देता, अर्थात जो भी बुरे सपन होते हैं या कोई भी दुख भरी बात होती है तो उसको नहीं आने देता है इसमें। और ये किसने बताया? मिलर ने बताया कि दमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा घातक इच्छाएं अर्थात काम वासना, असहनीय स्मृतियां आदि चेतना को अलग कर दी जाती है। और जैसे हमने इसमें ऑप्शन में लिया था प्रतिगमन, तो प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन में व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अपने तनाव को कम करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कोई वृद्ध माता पिता को जब पुत्र विवाह में नहीं ले जाते तो बच्चों की तरह मचलने लगते हैं ताकि उनका पुत्र उनकी बात मान जाए। इसको क्या कहते हैं? प्रतिगमन के रूप में मानते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए प्रतिगमन, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल भी से संबंधित भी सवाल आते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बात की दमन और प्रतिगमन को लेकर के बातें की। तो प्रतिगमन में अलग चीज होती है और दमन में अलग चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है, 2 ऑप्शन में से एक चूज करना है आप लोगों को। राइट गाइस, तो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एक ऑप्शन मैंने दिया साइमन और दूसरा बिने। ठीक है, 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिने। क्या? बिने। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। टू बी क्लियर, तो कौन है? बिने। राइट। अब बात करें तो देखो, सर्वप्रथम अगर बुद्धि परीक्षण का निर्माण एल्फ्रेड बिने ने किया था और इसको माना जाता है कि 1905 में किया था, ऐसा माना जाता है। कब? डेट जो है 1905 मानी जाती है। और उन्होंने किया था बिन्ने साइमन मानक्रम। किसके नाम से किया था? बिन्ने साइमन मानक्रम। ध्यान दीजिएगा, यहां तथ्य के बारे में उन्होंने 1905 में बिन्ने साइमन मानक्रम के नाम से बनाया था। किसके नाम से बनाया था? बिन्ने साइमन मानक्रम के नाम से 1905 में। ये अलग से याद रखना। ठीक है, तो जो बिन्ने साइमन का बुद्धि परीक्षण माना जाता है वो बिन्ने और साइमन दोनों माने जाते हैं। टू बी क्लियर, यानी कि बुद्धि परीक्षण, बिन्ने साइमन परीक्षण, जो बिन्ने व साइमन 1905 में माना जाता है। संशोधित बिन्ने का जो दोबारा परीक्षण आया वो 1908 और 1911 में माना जाता है। टू बी क्लियर गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण, किसका? प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। तो हमें क्या करना है? विद्वान का नाम बताना है, यानी कि कौन सा विद्वान ऐसा कहता है कि हमारे जो प्रेरक है उनका वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। तो ऐसा जो है वो किया था मैस्लो ने। किसने? मैस्लो। टू बी क्लियर, किसने? मैस्लो के अनुसार। ऐसा कौन सा विद्वान है? अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है वो है किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। तो हमारा राइट आंसर होगा मैस्लो। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। मैस्लो जो था उन्होंने प्रेरकों को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक जन्मजात, कौन सा हो गया? एक जन्मजात, और दूसरा कौन सा हो गया? अर्जित। तो 1 और 2 2 हो गए, सिंपल सा है, एक जन्मजात व अर्जित। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। अगर जन्मजात की बात करें तो जन्म से, इससे जैसा कि इसका अर्थ हो रहा है कि ये प्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही पाए जाते हैं। जैसे जैविक या जिन्हें क्या कहते हैं? जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? जैविक या शारीरिक भी कह सकते हैं इनको, जैविक व शारीरिक प्रेरक।
टू बी क्लियर। और दूसरी बात करें तो जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, एग्जाम्पल के तौर पर किसको लिया है हम लोगों ने, जैसे भूख को ले लो, प्यास को ले लो, भूख, प्यास इत्यादि, ठीक है। और फिर दूसरा जो था अर्जित प्रेरक, अर्जित का मतलब अर्जित करना, तो ये प्रेरक अर्जित या सीखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, या तो अर्जित किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें रुचि, आदत, ठीक है, तो ये क्या होती है, रुचि, आदत, ये हमारी क्या होते हैं, रुचि इत्यादि। तो देखिएगा इस तरह के कई बार एग्जाम्पल भी तो पूछा जा सकता है ना कि जन्मजात प्रेरक के उदाहरण है या जैविक शारीरिक के प्रेरक के उदाहरण है, या फिर पूछ लिया जाता है अर्धिक जो अर्जित है प्रेरक उसका उदाहरण है। तो इस तरह से हमें आज जो हमने इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस को लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। और कोई भी अगर तथ्य में आपको कंफ्यूज होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे प्रैक्टिस ऐप के साथ, और देखते रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल JDPL। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।